हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्माइस, जहां हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हीमोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस यूनिट में जो हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे उन्हें समझने के लिए तुम्हें हार्ट की फंक्शनिंग या हार्ट काम कैसे करता है ये पता होना चाहिए। तो इसे अच्छे से समझ कर लेना। Let's start with hemodynamics. Hemo means blood and dynamics means motion या movement. So hemodynamic is the study of movement of blood. मतलब कि ब्लड कैसे मूवमेंट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसकी स्टडी को हीमोडायनामिक्स कहते हैं। इमेजिन करो एक रिवर जिसमें पानी बह रहा है। हमारे बॉडी में भी ब्लड वैसे ही बहता है आर्टरीज और वेन्स में। तो हीमोडायनामिक्स को समझने के लिए हम इसे 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करेंगे। दीज आर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। तो इन्हें हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो ब्लड वेसल्स की वॉल पर लगाता है। अब यहाँ देखो, ये हमारी ब्लड वेसल्स है। जब इसमें से ब्लड फ्लो करता है तो जो ब्लड प्रेशर लगाता है वेसल्स पर उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सेकेंड इज हार्ट रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। मीन्स कि हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, उसे हम हार्ट रेट कहेंगे। नॉर्मली ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। थर्ड इज स्ट्रोक वॉल्यूम। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हर बीट में पंप होता है। इसका फॉर्मूला है SV इज इक्वल्स टू EDV माइनस ESV, यहाँ पर SV इज स्ट्रोक वॉल्यूम, EDV इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ESV is and systolic volume. Now let's see fourth, cardiac output. It is the amount of blood that pumped from each ventricle per minute. Means amount of blood जो वेंट्रिकल से हर मिनट पंप होता है। इसका फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अबाउट 5 लीटर ब्लड पंप होता है हर मिनट में। अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जो ब्लड की मोशन को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज साइज ऑफ ब्लड वेसल्स। चलिए हम इसे समझते हैं कि अगर ब्लड वेसल्स की साइज स्मॉल या कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ब्लड के फ्लो या मूवमेंट ठीक से नहीं होगा और हाइपरटेंशन जैसी सिचुएशन कॉज हो सकती है। और अगर ब्लड वेसल डायलेट या लार्ज हो जाए तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है और हाइपोटेंशन कॉज हो सकता है। अब सोचो, तुम्हारे हाथ में एक पानी का पाइप है। अगर पाइप का साइज छोटा होगा, पानी का फ्लो कैसा होगा? पानी फुल स्पीड से फ्लो करेगा। वैसे ही हमारे ब्लड वेसल में ब्लड भी स्पीड से फ्लो करेगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और अगर पानी के पाइप का साइज बड़ा हो तो पानी भी स्लो मूव करेगा। वैसे ही ब्लड भी स्लो मूव करता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड इज कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल। ये भी ब्लड के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। कंडीशंस लाइक वैसोकंस्ट्रिक्शन, वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल डैमेज एटसेट्रा। थर्ड इज स्मूथनेस ऑफ ल्यूमन। तो सबसे पहले ल्यूमन समझते हैं। ल्यूमन मीन्स ये ब्लड वेसल्स का वो स्पेस होता है जहाँ से ब्लड फ्लो करता है। ल्यूमन की स्मूथनेस की वजह से रेजिस्टेंस, टर्बुलेंस, प्रेशर कम लगता है। फोर्थ इज इलास्टिसिटी ऑफ मस्कुलर लेयर, दैट इज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया की इलास्टिसिटी से ब्लड वेसल का डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और ब्लड वॉल्यूम चेंजेस के अडेप्टेशन पॉसिबल होते हैं जो ओवरऑल ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की। तो इसे स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होंगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है सिकुड़ना और रिलैक्सेशन का मतलब है फैलना या डायलेट होना। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को पंप करता है और जब वो रिलैक्स करता है तो ब्लड को फील करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का मतलब है एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हार्ट के सेल्स में जनरेट होता है, जिससे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का सिग्नल मिलता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। इट इज़ द स्टडी ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन हार्ट।
ऑल्सो इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मीन्स कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंडक्शन और जनरेशन का स्टडी वो प्रोसेस है जिससे हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस और ट्रांसमिट होते हैं। इसमें हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी इंक्लूड होता है, जो एक रेगुलर हार्ट बीट मेंटेन करने और हार्ट को इफेक्टिवली ब्लड पंप करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समझने के लिए तुम्हें हार्ट की एनाटॉमी समझना होगा। लेट्स टेक अ लुक एट द एनाटॉमी ऑफ हार्ट। Heart is a muscular organ that acts as a pump for circulation of blood throughout the body. हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो एक पंप की तरह काम करता है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में। ये लोकेटेड होता है थोरैसिक कैविटी में, लंग्स के बीच, मिड लाइन से थोड़ा लेफ्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। Auricles and ventricles are separated by walls that ensure unidirectional flow of blood. मीन्स कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने के लिए वॉल्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब कि ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करें। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वॉल्व से सेपरेट होते हैं और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व से। हम बात करते हैं हार्ट की लेयर्स की। हार्ट के 3 लेयर होते हैं। एपिकार्डियम विच इज़ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। मायोकार्डियम विच इज़ अ मिडिल लेयर एंड लास्ट एंडोकार्डियम विच इज़ इनर थिन लेयर। जैसा हमने देखा हार्ट में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। राइट एट्रियम से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा अटैच होते हैं। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है जैसे कि हेड, नेक, अपर लिम्स, और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है जैसे कि लोअर लिम, एब्डोमिनल रीजन, पेल्विक रीजन एक्सेट्रा से। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल तक लेकर आते हैं। फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स तक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल तक आता है। देन लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। इतना अमेजिंगली ये प्रोसेस परफॉर्म होता है ना हमारी बॉडी में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस थ्रू फ्लो चार्ट। कैपिलरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम तक आता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। देन राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, जहाँ पर लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है और ये ब्लड ट्रांसफ़र होता है लेफ्ट एट्रियम में। देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ट्रांसफ़र होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू मिट्रल वॉल्व। एंड फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोर्टा के थ्रू होल बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। आपको ये प्रोसेस समझ आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तुम जानते हो कि हमारा दिल कैसे धड़कता है? ये सिर्फ प्यार या इमोशन की वजह से नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक फिनोमेना की वजह से होता है जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। अब हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझेंगे एक सिंपल एंड ईजी वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन इन हार्ट। इन हार्ट, myocardial tissue, myogenic cell is responsible for generation of impulse. मीन्स हार्ट में मायोजेनिक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पल्स जनरेट करने के लिए। मायोजेनिक सेल्स का मतलब ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हार्ट मसल के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट और रेगुलेट करते हैं बिना एक्सटर्नल नर्व सिग्नल्स के। ये सेल्स अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं जो हार्ट बीट्स को कंट्रोल करते हैं। हार्ट बीट एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है जो बिना हमारे सोचे ऑटोमेटिकली होता है। ये इंश्योर करता है कि हार्ट कंटिन्यूसली और एफिशिएंटली बीट करता रहे। मायोकार्डियल टिश्यू कंसिस्ट एसए नोड, एवी नोड, हिस बंडल और परकंजी फाइबर। अब इन्हें ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, इट इज़ द हार्ट नेचुरल पेसमेकर, मतलब कि
ये हार्ट का वो पार्ट है जो अपने आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, जो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ये हार्ट के ऊपर वाले हिस्से राइट एट्रियम में होता है और यहीं से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इट इज़ द स्मॉल स्ट्रक्चर जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाता है। ये राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस के पास लोकेटेड होता है। ऐसे नोड से जनरेट हुआ इम्पल्स एवी नोड तक आता है। देन ये इम्पल्स आगे पास होते हैं बंडल ऑफ हिस के पास। अब हम देखेंगे बंडल ऑफ हिस। इसे हम एवी बंडल भी कहते हैं। बंडल ऑफ हिस एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच लोकेटेड होता है। एवी नोड से इम्पल्स ट्रैवल करता है बंडल ऑफ हिस के थ्रू। फिर ये इम्पल्स राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस तक पहुंचते हैं। पुरकिंजी फाइबर, आखिर में इम्पल्स आते हैं पुरकिंजी फाइबर तक, जो एवी बंडल के बेस पर लोकेटेड होते हैं। ये फाइबर्स इंश्योर करते हैं कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लड इफ़िशिएंटली पंप हो। यहाँ देखो, इसे हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड में जिससे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाता है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट होने से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये इम्पल्स एवी नोड के पास आते हैं। एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, देन लास्ट में पुरकिंजी फाइबर के पास, जिससे दोनों राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड लंग्स में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से होल बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होता है। एक्शन पोटेंशियल के प्रोसेस को हम 4 फेजेस से समझेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज इम्पल्स जनरेशन। Impulse generated when charged ion moves between inside and outside of myocardial cell through ion channel. Means impulse तब जनरेट होते हैं जब चार्ज्ड आयंस मायोकार्डियम सेल्स के अंदर और बाहर मूव करते हैं थ्रू आयन चैनल। एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से इनिशिएट होता है जो राइट एट्रियम में लोकेटेड होता है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, लेट्स इमेजिन a heart cell as a small room with special door for sodium, potassium and calcium. Action potential is like a wave of electricity जो सेल के थ्रू पास होती है, causing it to contract and then relax. सबसे पहले पोलराइजेशन फेज समझेंगे, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। एट दिस स्टेज कोई स्टिमुलस नहीं आता। स्टिमुलस नहीं होगा तो कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होगा। इस फेज में मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेडी स्टेट पर रहता है जब तक सेल को स्टिमुलेट नहीं किया जाता। वंस सेल इज स्टिमुलेटेड, एक्शन पोटेंशियल विल जनरेट। बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम होता है, जिससे इनसाइड ऑफ द सेल इज नेगेटिव एंड आउटसाइड इज पॉजिटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल अराउंड -90 मिलीवोल्ट। फिर जब स्टिमुलस आएगा ऐसे नोड से तो हमारा फेज 0 स्टार्ट होगा, जिसे हम डीपोलराइजेशन फेज कहते हैं। डीपोलराइजेशन फेज में सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं। सोडियम अंदर इंटर करता है, मेकिंग द इनसाइड ऑफ सेल इज पॉजिटिव। मतलब सोडियम रूम को पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव होने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अराउंड +30 मिलीवोल्ट। दिस चेंज इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ये फेज सेल को कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देता है। देन लेट्स सी फेज 1, दैट इज रिपोलराइजेशन फेज। पोटेशियम के डोर्स खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर जाता है और सोडियम आयन चैनल इनएक्टिव हो जाता है। मीन्स सोडियम के डोर बंद हो जाते हैं। दिस मेक्स द इनसाइड ऑफ सेल नेगेटिव अगेन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 मिलीवोल्ट। दिस फेज रिलैक्सेस द सेल। मतलब इस फेज में सेल रिलैक्स हो जाता है। यहाँ देखो कर्व थोड़ा नीचे आ जाता है 0 मिलीवोल्ट पर। नाउ लेट्स सी फेज 2, दैट इज प्लेटो फेज। अब कैल्शियम चैनल्स के डोर खुल जाते हैं और कैल्शियम अंदर आता है। ये फेज कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करता है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, इंश्योरिंग इफेक्टिव पंपिंग ऑफ द हार्ट। इसलिए कर्व यहाँ पर स्ट्रेट हो जाता है ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। Membrane potential becomes 0 millivolt during this phase. Now, phase 3, that is hyperpolarization phase. इस फेज में कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल थोड़े देर तक ओपन रहते हैं, मेकिंग द इनसाइड मोर नेगेटिव, ड्यू टू विच कर्व इज गोइंग डाउन। नाउ लास्ट phase 4, that is resting membrane potential, also known as polarization phase.
At this stage, no stimulus comes, hence no any action potential generate. जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था, यहाँ से फिर से कर्व स्ट्रेट हो जाता है क्योंकि यहाँ कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, एंड जब स्टिमुलस फिर से आएगा तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। ये साइकिल बार बार होती रहती है, इंश्योरिंग आवर हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली एंड इफेक्टिवली। कंडक्शन आफ्टर इम्पल्स जनरेशन, impulse is conducted by AV node, his bundle and Purkinje fiber in heart। यानी कि इम्पल्स जनरेट होने के बाद AV नोड हिज बंडल और पुरकिंजे फाइबर के थ्रू कंडक्ट होता है। एक्साइटेबिलिटी, इम्पल्स कंडक्शन के बाद एट्रिया और वेंट्रिकल्स के मसल फाइबर को एक्साइट करता है, कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। रिस्ट्रिक्टिव पीरियड, इट इज़ द मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू एक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये मिनिमम इंटरवल होता है दो एक्शन पोटेंशियल्स के बीच। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे दिल के हार्ट बीट की, एक साइंटिफिक और फैसिनेटिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेशन। अगर तुम्हें इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से तुम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ तुम्हें सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और तुम्हें टॉपिक समझ आया? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर तुम्हें कोई डाउट है सो फील फ्री टू आस्क। और अगर वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब के बटन को ऑल पर क्लिक करना मत भूलना, जिससे तुम्हारे पास फार्माइज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ पाए। और अब तक तुमने इस यूनिट का इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में नहीं जाना तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं मिलूँगा तुमसे उसी वीडियो में।